हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं पूजा चौहान और आज से हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है। हम आर एस शर्मा, ये जो बुक है आप सभी इससे अवेयर होंगे, आप सभी को पता होगा कि ये कौन सी बुक है। एनसीईआरटी की बुक है, 11th क्लास एनसीईआरटी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बुक है। तो इसी का जो मेन जो क्रक्स है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ में कुछ वीडियोस होंगी, उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस जो मेजर मेजर जो पॉइंट्स है इस बुक के वो आपको समझ में आ जाएं, ताकि जब आप एनसीईआरटी बुक को खुद से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। और जैसा कि सबसे पहले तो मैं आर एस शर्मा की बुक का इम्पोर्टेंस बताती हूँ कि क्या इम्पोर्टेंस है इसका। ठीक है, देखो, जो आर एस शर्मा की बुक है, एनसीईआरटी की बुक, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो ये माना जाता है कि एनसीईआरटी इज़ द बेस। ये तो फाउंडेशन है, इसके बिना कुछ काम नहीं होगा, ऐसा ही माना जाता है ना। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ये। और जो बुक हम डिस्कस करने वाले हैं आर एस शर्मा, ये 11th क्लास की बुक है। 11th क्लास, 11th क्लास में दो पार्ट हैं। एक आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन होगा और दूसरी जो बुक होगी वो आपकी मिडेवल हिस्ट्री होगी। ठीक है, तो इस बुक का इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं पहले। देखिए, 10th तक की जब भी हमारी स्टडी होती है ना, स्कूल एजुकेशन होती है, उसे उस स्टडी तक, ये 10th क्लास तक हम हर सब्जेक्ट के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे 10th क्लास कंप्लीट हुई और हम 11th क्लास में आए या सीनियर सेकेंडरी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ से माना जाता है कि जो भी स्ट्रीम आप डिसाइड करते हैं उसके बारे में आपको अब जनरल से अब थोड़ा एडवांस जाना है। तो 11th क्लास से ही आपके एडवांस लेवल की स्टडी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से हर सब्जेक्ट का एडवांस लेवल स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी बच्चे सोशल साइंस वाले ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाते हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी बुक्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो बुक्स हैं, ये क्योंकि उन सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा एडवांस लेवल है, एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये बुक आपके सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे आपका ना सिर्फ बेसिक कवर होगा, मतलब जो भी टर्म्स आपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ी हैं, सुनी हैं, उनके उनके बारे में, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी ये बुक दे देगी। ठीक है, तो ये बुक हमें पढ़नी है। अब आज का जो हमारा लेक्चर होगा ना, उसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं उनका एक ओवरव्यू इस सीरीज में रखने वाले हैं, वो मैं बता देती हूँ। तो शुरुआत के जो 2-3 चैप्टर्स हैं उनको लेकर हम चलेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का, उसका नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो इम्पोर्टेंस की बात है यहाँ पे, इम्पोर्टेंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये आपको समझना है, बस ये ध्यान रखना कि हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में ही बात कर रहे हैं। दूसरा जो इसका चैप्टर है वो हिस्ट्री के कंस्ट्रक्शन के बारे में है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री का मतलब क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, दैट मीन्स इन दिस चैप्टर we will discuss about sources, sources of information, या वो sources जिनकी हेल्प से हम हिस्ट्री को रिक्रिएट करते हैं या फिर रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, हम मतलब हिस्टोरियंस रिक्रिएट करते हैं। थर्ड चैप्टर रिलेटेड विद जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर रोल, और इनकी जो भूमिका होगी ना, जो इनका रोल होगा, रोल या भूमिका कहाँ पे, हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो आज ये 3 चैप्टर्स की जो मेन बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। ठीक है, फर्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सेकंड वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, मतलब सोर्सेस की बात की जाएगी यहाँ पे। और तीसरा है ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर रोल इन द हिस्ट्री डेवलपमेंट। ठीक है, चलो अब जैसे ये बात करें आर एस शर्मा, तो
ओल्ड एनसीईआरटी है। इसका फर्स्ट एडिशन अगस्त 1977 में आया था, उसके बाद काफ़ी इसमें एडिशन हो चुके हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी हालांकि थोड़ी सी पढ़ने में आपको लगेगा ब्लैक एंड वाइट है, बहुत ज़्यादा कलरफुल इमेजेस उसमें नहीं है, है ना, तो थोड़ी सी टफ लगती है बच्चों को ये पढ़ने के लिए, और ज़रूरी भी है, पढ़ना भी है, इसके बिना काम भी नहीं चलेगा। इसीलिए ये सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो भी इसमें कॉन्सेप्ट है वो इजीली आपको समझ में आ जाए। तो वन बाय वन हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। चलो, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडियन हिस्ट्री है, उस इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, कैटेगराइजेशन किया गया है। देखो, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? स्टडी अबाउट अवर पास्ट, और वी कैन से अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अवर पास्ट, मतलब हमारे अतीत में जो हो चुका, जो भी घटनाएं घट चुकी हैं ना, उनका बड़ा व्यवस्थित रूप से, बड़ा योजनाबद्ध तरीके से हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और अध्ययन करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इंफॉर्मेशन आपने ले ली, अब आप उसका यूज करो नहीं करो वो अलग चीज है, लेकिन अध्ययन करने का मतलब ये होता है जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है ना, आप उस इंफॉर्मेशन से जानने की ये कोशिश करें कि कोई भी घटना अगर हुई, कोई भी इंसिडेंट अगर हुआ है, तो उसके पीछे रीजन क्या था, रीजन पे आप सोचो थोड़ा सा, उसके बाद उसकी प्रोसेस क्या रही होगी, फिर उसका इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ होगा। इसको कहते हैं पूरी स्टडी करना, इसका अध्ययन करना कहा जाता है इसे। तो हम जब भी अपने अपने पास्ट के बारे में भी बात करते हैं तो हम किसी न किसी सोर्स पर बेस्ड वो बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें खुद याद रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली, ये लोग हमें याद दिलाते हैं, और बुक्स, और भी ज़्यादा पुराने समय की बात हुई तो हम बुक्स की हेल्प लेते हैं, है ना। और अब तो इंटरनेट हो गया है लेकिन इंटरनेट पे भी डेटा कहीं ना कहीं से आता होगा, उसका भी कोई सोर्स होता होगा ना, है ना। तो वो अपने पास्ट के बारे में जानना और उसका अध्ययन करना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्ज़ाम जो तैयार कर रहे हो, यूपीएससी का या बीपीएससी का, किसी भी स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम तैयार कर रहे हो, वहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में, आपके देश में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से ह्यूमन सोसाइटीज़ बनी हैं। एक साथ तो सब कुछ जैसा आज हमें दिखाई देता है वैसा, ऐसा तो है नहीं कि 10 साल के अंदर बन गया होगा, नहीं ना। आज इतने सारे धर्म दिखाई देते हैं, इतने सोशल ग्रुप्स दिखाई देते हैं, तो ये सब धीरे धीरे डेवलप हुए हैं। आज जो फॉर्म हमें नज़र आता है ये ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, ये तो बहुत सारे चेंजेस के बाद ये फॉर्म है। क्लियर? तो जिस भी एरिया में आप सर्व कर रहे हो वहाँ के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या एरिया है, क्या इसका इतिहास रहा है, कौन कौन सी मुख्य घटनाएं रही हैं। उससे आपको समाज के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, और ये एक हेल्प मिलती है कि अब आगे अगर डेवलपमेंट करना है तो किस तरीके से डेवलपमेंट करना होगा। क्लियर? तो इंडियन हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या कैटेगराइज करते हैं, और इनकी जो 3 कैटेगरीज हैं ये हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडीवल एंड मॉडर्न। क्लियर? मतलब भारत का जो भी अतीत है उसको सही तरीके से समझने के लिए हमने उस इतिहास को, उस अतीत को 3 भागों में बांट दिया है। एक को हम कहते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, फिर हम कहते हैं मध्यकालीन, फिर हम कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। और अभी हम कहाँ पे हैं? अभी आज के टाइम पे मान लीजिए ये प्रेजेंट है। क्लियर? अभी हम यहाँ पे हैं, और आज में अगर हम अपने देश को और अपने देश में जितने भी क्षेत्र हैं उनको ध्यान से देखें, उसके बारे में सोचें, तो क्या क्या आपको खूबी नजर आती है हमारे देश की? देखो, पहली बात तो हमें ना प्राउड होना चाहिए कि वी आर इंडियन, वी आर इन इंडिया, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इतनी डाइवर्सिटी है और उस डाइवर्सिटी में यूनिटी है। क्लियर? सो प्रेजेंट में हमारा देश हमें कैसा दिखाई देता है? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की विशेषताएं बताइए, इंडिया के बारे में बताइए आप, तो आप क्या कहोगे? यहाँ पे बहुत सारी रेसेस हैं, है ना, बहुत सारी मानवीय प्रजातियां हैं, यहाँ पे ह्यूमन रेसेस हैं। फिर आप कहोगे कि इंडिया में वैरायटी ऑफ कल्चर है, मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है।
बहुत सारे कल्चर हैं, यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, राइट। यहाँ पे अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, यहाँ पे सोशल ग्रुप्स हैं अलग अलग। देखो सोशल ग्रुप्स को भी हम डिस्कस करेंगे। सोशल ग्रुप्स में हम किसे काउंट कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पे कास्ट कह रहे हैं, या हम किसी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, या क्लास की बात कर रहे हैं। ये सोशल ग्रुप ना बहुत तरीके से फॉर्म हो सकते हैं, कास्ट बेस्ड भी हो सकते हैं, कम्युनिटी बेस्ड हो सकते हैं, किसी रिलीजन के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे सोशल ग्रुप्स बन जाते हैं, एक जैसे बिलीफ सिस्टम, एक जैसे आइडियोलॉजी वाले लोगों के सोशल ग्रुप बन जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं इंडिया में, बहुत तरीके की रेसेस हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी इज ऑल्सो देयर, रिलीजन, बहुत सारे धर्म हैं भारत में, बहुत सारी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, राइट। और अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं भारत में। ये हमारे भारत की आज की विशेषता है। और अगर मूल पूछा जाए कि रीजन क्या है, मूल कारण क्या है इन सारी विशेषताओं का, तो इन सब का जो मेजर जो रीजन है वो है भारत में जियोग्राफिकल फीचर्स अलग होना। देखिए जो भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं ना, वो बहुत कुछ चेंज कर देती हैं। भारत में अलग अलग एरियाज में अलग अलग आपको दिखेंगे जियोग्राफिकल फीचर्स दिखेंगे, कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पे नदियां हैं, कहीं डेजर्ट हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं कोस्टल प्लेन्स हैं, कहीं पे आइलैंड्स हैं। तो अलग अलग ज्योग्राफिकल फीचर हैं। अब अलग अलग ज्योग्राफिकल फीचर होंगे तो डेफिनेटली वहाँ का वेजिटेशन बिल्कुल अलग होगा, वहाँ के लोग के जो सर्वाइवल का तरीका होगा वो भी बिल्कुल अलग होगा, उनका रहन सहन, उनका पहनावा, उनका खान पान, सब कुछ किस पर निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में रह रहे हैं। उसी हिसाब से भाषा भी अलग हो जाती है, फिर उनके ट्रेडिशन, उनके कस्टम्स, है ना, फिर उनके बिलीफ सिस्टम, सब कुछ अलग हो जाता है। तो इंडिया में क्योंकि ज्योग्राफिकल वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, उसी वजह से भारत के अंदर ये इतनी सारी डाइवर्सिटी देखी जाती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में इतिहास भी इतना अलग अलग, हर जगह का अपना एक अलग इतिहास है। बिहार की बात कर लो, उसका अपने का अलग इतिहास है, उत्तर प्रदेश बात करो, महाराष्ट्र बात करो, मध्य प्रदेश बात करो, गुजरात बात करो, मतलब भारत या दक्षिण भारत का कोई भी क्षेत्र आप बात करो, हर क्षेत्र का अपना एक अलग इतिहास है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बड़ा खास है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी इज देयर। चलो, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आज जो हमें विशेषताएं देखने को मिल रही हैं भारत में, कि इतने सारे धर्म हैं भारत में, क्या ये सारे धर्म अभी रिसेंटली राइज हुए, इनका इमर्जेंस अभी हुआ है क्या? नहीं, बहुत पहले इनका इमर्जेंस हुआ है। और क्या ये बिल्कुल उसी फॉर्म में है जैसे इनका ओरिजिन हुआ था, मतलब जैसे इन धर्मों की उत्पत्ति हुई थी, क्या आज भी ये धर्म बिल्कुल वैसे हैं? क्या जैसे सोशल ग्रुप शुरुआत में बने थे, क्या आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे हैं? क्या कोई चेंज नहीं हुआ? चेंज हुआ होगा ना, एक दूसरे से सीखा भी होगा, कुछ अडॉप्ट किया होगा, एक्सचेंज ऑफ कल्चरल वैल्यूज, अडॉप्शन किया होगा ना। तो वही चीजें हैं, ये सारी जो भी डाइवर्सिटी हम देखते हैं, इनका इमर्जेंस, इनका इवोल्यूशन यहाँ नहीं हुआ, बहुत पहले हुआ है। और कब हुआ है ये? इट हैपेंड ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड, प्राचीन काल में इनकी उत्पत्ति हुई है। ये जितने भी फीचर्स है, जितने भी विशेषता हमने देखी, ये सब भारत के प्राचीन समय में आई, अपने अस्तित्व में आई, एग्जिस्टेंस में आई, ठीक। अब क्योंकि हम एज अ सब्जेक्ट इसकी बात कर रहे हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वाले पोर्शन में या इस कैटेगरी में हम कहाँ से कहाँ तक की हिस्ट्री को कवर करते हैं। तो ये जो पोर्शन है, इसमें हम प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर 1200 ईस्वी तक, 1200 एडी तक कवर करते हैं, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब क्या है? यहाँ पे हम उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जिस टाइम पीरियड में
राइटिंग मेथड नहीं आया था, मतलब कोई स्क्रिप्ट या कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं थी कम्युनिकेशन के लिए, या ये कहें कि जिस टाइम पीरियड से रिलेटेड हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है, ठीक है, उस टाइम पीरियड को हम प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड कहते हैं। अब इसमें शामिल क्या क्या हो जाता है, इसमें स्टोन एज आ जाता है। स्टोन एज के बाद इसमें नेक्स्ट जो फेज है चैल्कोलिथिक, जिसे फर्स्ट मेटल एज भी कहा जाता है। इसके बाद हम आईवीसी, देखो आईवीसी में स्क्रिप्ट तो थी, हड़प्पन स्क्रिप्ट तो थी, लेकिन क्योंकि उस स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए अभी भी उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर बेस्ड है, इसलिए हम उसको काफ़ी हद तक इसी में शामिल करेंगे, ठीक है। वहाँ से इवन जो वैदिक पीरियड की भी अगर बात करें तो वेदों की रचना हुई, हम कहते हैं संस्कृत भाषा में मंत्र बनाए गए, लेकिन वो जो मंत्र बनाए गए थे ना, दे वर नॉट रिटन, वो ओरली कंपाइल किए गए हुए थे, ठीक है, तो उनको भी हम हिस्टोरिक में काउंट नहीं करते। अब आ जाते हैं इस पे, इस डेट लाइन पर 1200 एडी, 1200 ईस्वी तक। ये जो टाइम पीरियड है, इसे टॉपिक वाइज अगर मैं बात करूं तो गुप्ता पीरियड के बाद की बात है, पोस्ट गुप्ता पीरियड इसे कहा जाता है, राइट। और 700 से लेके 1200 तक का जो टाइम पीरियड है उसे आप ये कहोगी प्राचीन भारत का अंतिम चरण भी कह सकते हो, लास्ट फेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री भी कह सकते हो, और उसी को एक और नाम दिया जाता है, उसे हम प्री मिडावल पीरियड या अर्ली मिडावल पीरियड कहते हैं, मतलब मध्यकाल से थोड़ा सा पहले का समय, पूर्व मध्यकाल का टाइम उसे कहते हैं, लेकिन ये आता इसी फेज में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ समरी थी अबाउट द कैटेगराइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो अब हमें देखो इस कैटेगराइजेशन में हमें अपने अकॉर्डिंग कैसे इंफॉर्मेशन निकालनी है या कैसे हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी हेल्प लेनी है। इसका रेफरेंस हमने क्यों लिया, क्योंकि आज के जितने भी विशेषताएं या फीचर्स देखने को मिलती हैं ये सभी हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने से ही पता चलेंगे, क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति है, जो ओरिजिन है, वो इसी टाइम पीरियड में हुआ है। क्लियर। अब इसी बात से जो अभी अभी मैंने बोला कि आज का जो भी समाज है, जो अर्थव्यवस्था है, जो कल्चर है, रिलीजन है, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है भारत का, ठीक है, इसके भी बहुत सारे फीचर्स। देखो ये मत सोचेगा कि पॉलिटिकल सिस्टम आज का जो है ये इसकी सारी विशेषताएं आज वाली हैं, मॉडर्न है, नो। भारत का प्रशासन देखिए, आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, भारत का प्रशासन देखिए और उस प्रशासन को मौर्य प्रशासन से आप कंपैरिजन करके देखिएगा, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से, आपको समझ में आएगा कि एज इट इज कॉपी है ये, ठीक है। डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी ये होगा वर्ल्ड के लिए, मेरा मानना यही है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए हो सकता है एक नई आइडियोलॉजी हो, लेकिन भारत के अंदर जब पहली बार, जब शुरुआत में भारत में जब अर्ली स्टेट्स फॉर्म हुए थे ना, जिसे हम महाजनपद के नाम से जानते हैं, तो महाजनपद में भी रिपब्लिक स्टेट्स हुआ करते थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, उसमें सबकी इच्छाएं पूछी जाती थी, मेजॉरिटी बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते थे। तो आज भी क्या होता है, भारत में सरकार किस तरीके से बनती है, भारत में मेजॉरिटी बेस्ड गवर्नमेंट बनती है, राइट। सो कहीं ना कहीं पब्लिक का ओपिनियन मैटर करता था उस समय भी, और वो कॉन्सेप्ट आज भी है भारत के अंदर। तो भारत में आज भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके रूट्स भी हमें कहीं ना कहीं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में मिलती हैं। तो इसीलिए आज के हर फील्ड में आप देख लीजिए, जो भी लेवल है उसके ओरिजिन को जानना हो तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए फर्स्ट जो चैप्टर है इसका इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिख देते हैं चैप्टर का नाम, इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसे पढ़ा जाता है, इसका जवाब, एक छोटा सा जवाब तो हमें पहले ही मिल चुका है कि हम आज जिस स्तर पर हैं, जिस लेवल पर हैं, जो चीज़ें आज हमारे सराउंडिंग में हैं, उनके ओरिजिन के बारे में जानने के लिए हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ इतनी ही इसकी कोई डेफिनेशन या बात नहीं हो सकती है, और भी रीजंस हैं, और भी इसकी इंपॉर्टेंस है। वो क्या क्या, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं उसे। देखो पहली बात कि जो एंशिएंट पीपल थे, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, हम कह रहे हैं स्टोन एज से शुरू हुई है। स्टोन एज मतलब अर्ली ह्यूमन से शुरू हुई है। अर्ली ह्यूमन मतलब ह्यूमन का शुरुआती फेज,
ह्यूमन लाइफ का शुरुआती फेज। तो ह्यूमन लाइफ भी एक साथ पूरी की पूरी मर्ज नहीं हो गई होगी। एक साथ ह्यूमन ऐसा नहीं हो गया होगा कि आते ही उसने नेचर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, अपने अकॉर्डिंग यूज करना शुरू कर दिया। नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। धीरे धीरे ह्यूमन भी इवॉल्व हुआ, धीरे धीरे उसने नेचर को समझा, ऑब्जर्व किया, उसने एनिमल्स का भी बिहेवियर देखा, बर्ड्स का भी बिहेवियर देखा, उसको रिवर्स की भी वैल्यू समझ में आई, उसको माउंटेन्स की भी वैल्यू समझ में आई, और धीरे धीरे उसने क्या किया, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल अपने अकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी आई। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, तब उसने क्या किया, कंट्रोल और बेहतर बना लिया और बेटर कंट्रोल किया, मेटल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। समझ रहे हो, एक प्रोग्रेस नज़र आती है। ऐसे लगता है फेजेस हैं बहुत सारे। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है किस चीज को जानने के लिए, टू नो व्हेन एंड हाउ एंशिएंट पीपल अब बस इस लाइन को यहीं तक छोड़ देते हैं। टू नो व्हेन एंड हाउ एंशिएंट पीपल, अब एरो बना दीजिए ऐसे, और फिर यहां से लिखना शुरू करेंगे। हमें ये जानने में हेल्प करती है कि कब और कैसे जो एंशिएंट पीपल थे, जो प्राचीन जो लोग थे, या एंशिएंट इंडियंस भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट विल बी फाइन। प्राचीन भारतीय लोगों ने कैसे डेवलप्ड different cultures in different places। ये फर्स्ट। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें ये पता चले कि जो एंशिएंट इंडियंस थे उन्होंने कब और कैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्कृतियों का विकास किया। दूसरा, कब और कैसे उन्होंने दे स्टार्टेड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस they started using natural resources, they controlled nature, they cleared forest and developed villages, towns and cities। ये देखिए, तो क्या क्या चीजें हैं, किसकी जानकारी हमें मिलेगी यहाँ से, कि किस तरीके से जो एंशिएंट इंडियंस थे उन्होंने अलग अलग एरिया में अलग अलग संस्कृति का विकास किया, कैसे उन्होंने नेचर के जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उनका इस्तेमाल किया, कैसे उन्होंने नेचर को कंट्रोल करना सीखा, कैसे उन्होंने फॉरेस्ट एरिया को क्लीन किया, वहां पे विलेजेस बनाए, ह्यूमन सेटलमेंट है ना, टाउन्स बनाए, बड़ी बड़ी सिटीज उन्होंने डेवलप की। उसके बाद किस तरीके से उन्होंने डिफरेंट रिलीजन को प्रमोट किया, कैसे ओरिजिन हुआ, किस तरीके से एग्रीकल्चर, ट्रेड एक्टिविटीज इमर्ज हुई, और इन्हीं की हेल्प से किस तरीके से एंशिएंट इंडियंस ने ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि भारत से बाहर भी अलग अलग सभ्यताओं के साथ, अलग अलग कल्चर के साथ, अलग अलग स्टेट्स और एम्पायर्स के साथ उन्होंने ट्रेड किया। और देखो, एक चीज तो हमेशा समझना, हिस्ट्री में जब भी आप पढ़ते हो ना कि भारत का विदेशों के साथ व्यापार है ना, इंटरनेशनल ट्रेड, तो व्यापार क्या सिर्फ वस्तुओं का व्यापार होता है क्या? क्या कल्चरल एक्सचेंज नहीं होता व्यापारिक वस्तुओं के साथ? कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। तो जो भी ट्रेड हुआ करता था ना, उसमें हमारी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी डेवलप नहीं हुई, बल्कि हमारा कल्चर और भी ज़्यादा प्रॉस्पेरस हुआ।
भारत में जब बाहर से विदेशी जब आते थे, व्यापार करने के लिए ही आते हों, आते थे और भारत के कल्चर को देखते थे, भारत के यहाँ पे जो जो आर्किटेक्चरल जो मॉन्यूमेंट्स हुआ करते थे, जो भवन निर्माण कला जो है, उससे जो भी मंदिर हैं या स्तूप हैं, जो भी आर्किटेक्चरल जो मॉन्यूमेंट्स थे, उनको जब वो देखते थे, उनके बारे में जानने की कोशिश करते थे, तो भारत के कल्चर को देखकर बड़े खुश हुआ करते थे। उनकी चर्चाएं वहां जाकर करते थे, भारत की भाषाओं की चर्चा, भारत के पहनावे की चर्चा, वो सब बाहर जाके करते थे, अपने देश में जाके कहानियां सुनाते थे भारत के बारे में। और फिर वहां के लोग जब भारत के बारे में बड़ी जिज्ञासा के साथ, बड़ा क्यूरियोसिटी के साथ जो वो भारत के बारे में सुनते थे, तो वो क्या करते थे, हम भी भारत जाएंगे, हम भी देखेंगे। तो जो एडवेंचरर्स हुआ करते थे, है ना, और जो टूरिस्ट लोग हुआ करते थे, ट्रेडर्स हुआ करते थे, साथ साथ में जो रिलीजन से जुड़े हुए अलग अलग लोग होते थे, वो भी भारत की तरफ ट्रेवल करते थे। तो भारत की जो संस्कृति है ना, वो बड़ी महान रही है शुरुआत से ही। वो कनेक्शन भारतीयों ने कैसे डेवलप किया, ये हमें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से ही पता चलेगा। तो जब हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, तभी हमें यहाँ इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफरेंट इमर्जेंस ऑफ डिफरेंट कल्चर। ये यहाँ पे आ गया है वैसे, लेकिन फिर भी एक बार इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, ये जो पहला वाला जो पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति का विकास किया। प्राचीन भारतीयों ने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति का विकास किया। तो जो संस्कृति का विकास करने वाले लोग थे, क्या वो ओरिजिनली इंडियंस ही थे, या भारत के अंदर आज भी जो जितने भी रेसेस हैं भारत के अंदर, वो क्या सारी की सारी इंडिजिनस हैं, भारतीय हैं मूल रूप से, या कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अलग अलग संस्कृतियों का मिश्रण है। क्योंकि भारत में बाहर से बहुत सारे लोगों का आना आना हुआ और वो लोग भारत का ही हिस्सा बन गए, तो उससे भी भारत के अंदर रेशियल डाइवर्सिटी आई है, ठीक है। भले एक ही देश हो हम, लेकिन फिर भी अलग अलग क्षेत्र में चले जाओ तो अलग अलग लोग दिखाई देते हैं। ये इतनी सारी वेरिएशन इतनी किस तरीके से हुई? भारत वो भूमि है ना जिसने सभी को जगह दी है, सबका सम्मान किया है। हालांकि ऐसे लोग भी इंडिया में आए, ब्रिटिशर्स भी आए, है ना, जो भारत की धन संपत्ति को लूटकर बाहर ही ले गए। ब्रिटिशर्स से पहले जो भी लोग भारत में आए थे, वो भारत का ही हिस्सा बने। उन्होंने डेवलपमेंट किया तो भारत में किया, उन्होंने कुछ चेंज किया तो भारत में किया, उन्होंने समाज में बदलाव किया, इकोनॉमी में चेंज किया, कल्चर में चेंज किया। वो अपने साथ जो भी चीज़ें लेकर आए उसको भी उन्होंने भारत में ही इस्तेमाल किया। अपनी कला को, अपने जो भी उनकी उनकी स्किल्स थी, जो भी टेक्निक्स थी, उनको भारत में लागू किया उन्होंने। तो ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स से पहले जो भी लोग भारत में आए थे भारतीय ही हो गए, और उस वजह से भारत के अंदर रेशियल डाइवर्सिटी बहुत इंक्रीज हो गई, और भारत के अंदर अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग कल्चर भारत के अंदर इमर्ज हुआ, डेवलप हुआ, ठीक है। अब इसी को एक मैप बनाते हैं और उससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक मैप बनाइएगा, आप सभी भी मैप बनाइएगा, और उस मैप से आपको ह्यूमन का एक फ्लो देखने को मिलेगा कि ह्यूमन लाइफ इवॉल्व हुई और किस तरीके से एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट पर स्प्रेड हुई है, किस तरीके से भारत में लोगों का आना हुआ, कैसे कैसे सेटलमेंट उनका शुरू हुआ, कैसे कैसे कल्चर एक के बाद दूसरा कल्चर और एडवांस फॉर्म और ज़्यादा प्रोग्रेसिव और ज़्यादा डेवलप्ड कल्चर भारत के अंदर इंट्रोड्यूस होता हुआ चला गया। क्लियर? तो चलो एक मैप बना लेते हैं।
एक फ्लो समझ में आ जाए आपको, ह्यूमन इवोल्यूशन और किस तरीके से वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुए। ये एक सेकेंड, ठीक है। तो ये अफ्रीका हो गया, ये इधर एशिया, इधर यूरोप भी बना देते हैं वरना यूरोप वाले नजर हो जाए नाराज हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो अफ्रीका, ये इधर यूरोप हो गया, ये वेस्ट एशिया हो गया, इंडिया, ये ऊपर चाइना मंगोलिया, फिर ऊपर रशिया, ये इधर से फिर हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ओके, तो जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये मान के चलिए जो अर्ली ह्यूमन है या ह्यूमन की जो शुरुआत है वो इस एरिया से हुई, ये वाला जो रीजन है यहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और यहाँ से फिर उनका मूवमेंट स्टार्ट हुआ ऐसे, एक ब्रांच उनकी इधर यूरोप की तरफ चली गई, इधर साउथ, इधर अफ्रीका से कहाँ एंटर हुए, वेस्ट एशिया में, क्लियर, वेस्ट एशिया से फिर किधर चले गए, ये ऊपर इधर यूरोप की तरफ, दूसरी ब्रांच ऐसे वेस्ट एशिया में इधर तरफ मूव होना शुरू हुई, जैसे यहाँ पे आए। अब ज्योग्राफिकल फीचर के अकॉर्डिंग ये वाला जो रीजन है भारत का, यहाँ पे क्या है, माउंटेन रेंजेस है, तो ये जो ब्रांच, ये जो आए यहाँ से ही दो ब्रांचेस में ऐसे बट गए, एक भारत के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से इंडिया के अंदर एंटर हुए ऐसे, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूवमेंट देखा जाता है, दूसरा नॉर्थ से साउथ की तरफ मूवमेंट देखा जाता है, फिर ये ब्रांचेस ऐसे यहां से गई इधर इधर इधर, ये इधर से यहां और यहां से यहां, ये एक मूवमेंट माना जाता है अर्ली ह्यूमंस का, ठीक है, जो जिसे हम कहते हैं स्टोन एज कह लो, ठीक है। उसके बाद जो भी कल्चर इमर्ज हुआ उस हर कल्चर की देखना आप, शुरुआत कैसे, उसका फ्लो देखिएगा आप पूरा, वो यहीं से नजर आता है, पहले यहाँ, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ एग्जाम्पल में हम लेते हैं सिविलाइजेशंस। सिविलाइजेशन कौन कौन सी, यहाँ पर इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी, यहाँ की सिविलाइजेशन कौन सी थी, इजिप्टियन, जिसे मिस्र की सभ्यता भी कहा जाता है, ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी। यहाँ इस एरिया में कौन सी सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन। यहाँ भारत में कौन सी सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे आईवीसी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या इसी को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और इधर चाइना में कौन सी सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे चाइनीज सिविलाइजेशन थी, ठीक। तो फ्लो भी कैसे देखने को मिलता है, सबसे पहले ये सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई, फिर उसी के कुछ टाइम बाद, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो कंटेम्परेरीज ही मानी जाती हैं, मतलब समकालीन ही मानी जाती हैं, लगभग आसपास ही थी ये, फिर भी ये थोड़ा पहले, फिर उसके बाद मेसोपोटामियन, फिर ये इधर आईवीसी, तो कंटेम्परेरी सिविलाइजेशंस थी काफी टाइम तक, ये तीनों सिविलाइजेशन जो है, कौन कौन सी, इजिप्टियन, मेसोपोटामियन और आईवीसी, ये साथ में चली, और व्यापार भी इन तीनों का आपस में हुआ करता था। भारत में उस समय जब हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, तो हड़प्पन का जो ट्रेड नेटवर्क था वो मेसोपोटामिया के साथ हुआ करता था, और मेसोपोटामिया का ट्रेड किसके साथ था, इजिप्टियन के साथ था, मिस्र की सभ्यता के साथ था। ऐसा भी माना जाता है कि कुछ इंडियन गुड्स या हड़प्पन गुड्स जो थे वो इजिप्ट तक भी पहुंचे हैं, तो क्योंकि ये बीच में है तो यहाँ से दोनों तरफ जो है ट्रेड होने की संभावना बनती है। तो ये एक फ्लो है, ये एग्जाम्पल हमने इसीलिए दिया ताकि आपको वो डेवलपमेंट का एक फ्लो एक समझ में आ जाए। अब यही फ्लो और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है आपको, ये जो ज्योग्राफी है देखो, इसकी वजह से क्या हुआ, ये दो ब्रांचेस बनी, एक नॉर्दर्न पार्ट से चली गई और दूसरी भारत के अंदर एंटर हो गई, ठीक है। तो जितने भी कल्चर डेवलप हुए हैं कहीं ना कहीं ये फ्लो नजर आया है भारत में, ठीक है, इसी तरीके से डेवलपमेंट होगा। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे भारत के इस क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्र के लोग भारत में एंट्री करते रहे। ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, ये वाला जो रीजन है, यहाँ से बहुत सारे लोगों की एंट्री होती रही, जैसे जैसे वो इंडिया में आए, यहाँ पे सेटल हुए, ठीक है, यहाँ पे कल्चर डेवलप किया, यहाँ पे उन्होंने अपने राज्य बनाए, अपने साम्राज्य बनाए, ठीक है। तो
जैसे जैसे वो इंडियन सोसाइटी का ही हिस्सा होते चले गए, तो इस मूवमेंट ने, और भारत में जैसे जैसे वो माइग्रेट करके भारत में आते रहे, उसी वजह से भारत के अंदर आज इतना रेशियल डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हम जो ज्योग्राफिकल फीचर है ना वहां पे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये मैप बनाया गया था सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, इस फ्लो को समझने के लिए। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, कैसे उन्होंने नेचर को कंट्रोल करना शुरू किया, फिर एग्रीकल्चर और ट्रेड एक्टिविटीज तक शुरू हुई और आगे डेवलप हुई। तो पहले इसी को बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना। ठीक, तो अब हम समझते हैं, जैसे भारत के इतिहास के बारे में जो हम बात करते हैं तो हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं स्टोन एज, है ना, प्री हिस्टोरिक पीरियड, स्टोन एज। फिर हम कहते हैं कि स्टोन एज के बाद अगला जो चैप्टर आता है, चैप्टर नहीं है एक्चुअल में, है तो बुक का तो चैप्टर है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, कल्चर इमर्ज हो रहे हैं। पहले स्टोन एज का कल्चर था, उसके बाद मेटल का यूज होना शुरू हो गया तो स्टोन प्लस मेटल एज हो गई। उसके बाद मेटल में ही और ज्यादा एफिशिएंट और डेवलप्ड और एडवांस्ड फेज शुरू हुआ, तो उसे हमने ब्रॉन्ज एज कह दिया। ठीक है, चलो इनको लिख लेते हैं। जैसे पहले स्टोन एज, फिर चैल्कोलिथिक, उसके बाद आईवीसी। तो यहाँ स्टोन एज में स्टोन्स का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने वेपन्स बनाए, टूल्स बनाए, स्टोन्स का ही इस्तेमाल करके, मतलब केव्स में उन्होंने अपने शेल्टर्स बनाए, बाद में उन्होंने खुद अपने घर भी बनाने शुरू किए। ठीक है, तो मेनली दे यूज्ड स्टोन, ये रिसोर्स था उनका, नेचुरल रिसोर्स जो उन्होंने यूज किया, सिर्फ स्टोन का इस्तेमाल किया। उसके बाद कल्चर और आगे बढ़ा, धीरे धीरे ह्यूमन की कैपेसिटी और इंक्रीज हुई, उसकी ऑब्जर्वेशन जो कैपेसिटी थी इंक्रीज हुई। उसने क्या किया, नेचर को और अंडरस्टैंड करना शुरू किया और फिर और ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना शुरू किया। तो स्टोन के साथ यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया मेटल, और मेटल कौन सी, कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल, तांबा वो पहली मेटल थी जिसको ह्यूमन ने यूज़ किया इंडिया में। ठीक है, तांबे का इस्तेमाल किया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको चैल्कोलिथिक पीरियड कहा जाता है। अगर हिंदी में बोला जाए तो ताम्र पाषाण, तांबा और पाषाण। ठीक है, कॉपर और स्टोन एंड कॉपर, क्लियर। उसके बाद कल्चर और एडवांस हुआ और डेवलप हुआ, और जब यहाँ से आगे डेवलप हुआ तो क्या होगा, इसी मेटल की फील्ड में, इसी मेटल में और ज़्यादा नॉलेज उनके पास आई। दो मेटल्स को मिला के उन्होंने क्या बनाया, ब्रॉन्ज बनाया, एंड दे यूज्ड ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ टूल्स और वेपन्स के लिए नहीं किया, बल्कि ब्रॉन्ज का इस्तेमाल उन्होंने किया इमेजेस बनाने के लिए, स्कल्पचर के लिए भी उन्होंने इस्तेमाल किया इसका। ठीक है, तो ये हो गया रिसोर्सेस। अब आईवीसी के बाद जो फेज शुरू होता है, उस फेज में आईवीसी के बाद हम यहाँ पर दो एरोज बना देते हैं आईवीसी के बाद ऐसे। यहाँ एक में हम डिस्कस करेंगे इमर्जेंस ऑफ रिलीजन और कल्चर, न्यू कल्चर, और दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं न्यू मेटल। क्लियर। अब एक तरफ हमने लिखा है न्यू कल्चर या रिलीजन, और दूसरी तरफ हमने लिखा है न्यू मेटल। तो ये जो न्यू मेटल है, ये कौन सी मेटल की बात हो रही है, नेचुरल रिसोर्स से चल रहा है ना, पहले स्टोन, फिर स्टोन के साथ कॉपर, फिर ब्रॉन्ज, अब कौन सी मेटल, इसके बाद जो नई मेटल यूज हुई वो थी आयरन, लोहा। यहाँ पे आयरन, दूसरा यहाँ पे जो हमने एक और एरो बनाया है वहां पे लिखा है न्यू कल्चर, इमरजेंस ऑफ न्यू कल्चर, या फिर हम ये कहें रिलीजन की शुरुआत। देखो, इससे पहले हम ये श्योरिटी से नहीं कह सकते थे कि आईवीसी तक कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन रहा होगा। हालांकि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं हमारे पास, उन पर बेस्ड ये कहा जा सकता, अनुमान लगाया जाता है कि देवर नेचर वर्शिपर्स, प्रकृति पूजक थे वो लोग, क्योंकि उनकी जो मोहरें मिली हैं, जो सील्स मिली हैं, उन पर जो डिपिक्शन किया गया है, जो वहाँ पर चित्र बनाए गए हैं, उनसे लगता है कि बिलीफ सिस्टम तो उनका था, कोई ना कोई एक बिलीफ सिस्टम रहा होगा उनका। क्लियर। तो
आईवीसी तक हम कहते हैं कि प्रकृति पूजक थे, लेकिन आईवीसी के बाद जो टाइम आया वो एक नए कल्चर के नाम से जाना गया और उसे कहा जाता है वैदिक कल्चर। और ये जो न्यू मेटल यहाँ पर यूज हुई आयरन, इस फेज से हम ये कहते हैं कि ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज वाला फेज था। यहाँ तक ह्यूमन ने जो प्रोग्रेस की वो ठीक है, यहाँ से इकोनॉमी बनी, यहाँ तक सोसाइटी बनी, यहाँ तक कल्चर इमर्ज हुआ। इसको ऐसे समझिए, ये वाला जो टाइम पीरियड है यहाँ से लेके और आईवीसी तक हम कह सकते हैं सोसाइटी डेवलप हुई, इकोनॉमी डेवलप हुई, कल्चर डेवलप हुआ, कल्चर बना, ठीक है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड, ये जो मेटल का यूज हुआ, आयरन का जब यूज हुआ, तो यहां से पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ। अब ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आयरन से पॉलिटिकल सिस्टम कैसे? तो इसको समझने के लिए एक बार वापस हम इस क्वेश्चन पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है हमने पॉइंट, क्लियर्ड फॉरेस्ट एंड डेवलप्ड विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज, ठीक है, क्लियर्ड फॉरेस्ट, ठीक है। तो जब आयरन का इस्तेमाल हुआ, जब लोह धातु का इस्तेमाल होने लगा, तो लोहे से बने हुए जो उपकरण होते थे ना, जो टूल्स हुआ करते थे, उनसे फॉरेस्ट की कटिंग करने में और उस एरिया को क्लीन करने में बड़ी आसानी हो गई। और इसीलिए उन्होंने वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब उत्तर प्रदेश बिहार वाला जो क्षेत्र है, इधर तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया और इधर कल्चर डेवलप करना शुरू कर दिया। और पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच गए? भारत के ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जाकर बस गए जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स बहुत थे, और सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स या सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस था मगध, ठीक है। तो एक बार इसको समझ लीजिए, फिर हम एक मैप बना के, और ये जो यहाँ पे आप हमने लिखा है ना, इसका फ्लो हम मैप के ऊपर समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या डिस्कस किया कि नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करके कैसे कैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता रहा। पहले सिर्फ स्टोन का इस्तेमाल, फिर स्टोन के साथ मेटल जो यूज हुआ, फर्स्ट मेटल दैट वाज कॉपर, उसके बाद मेटल में ही उनकी नॉलेज और बढ़ी, उसके बाद ब्रॉन्ज इस्तेमाल हुआ और फिर आयरन का यूज होने लगा। तो यहाँ तो हमने सिर्फ नेचुरल रिसोर्स देखे हैं। अब इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेस का यूटिलाइज करके, इनको यूज करके कैसे कल्चर डेवलप हुआ, कैसे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ, ये भी एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए इंडिया का एक बार मैप बना लीजिए, ठीक है। ओके, अब देखो, अब याद रखना कि हमने पहले स्टोन एज डिस्कस किया था, फिर हम चैल्कोलिथिक पीरियड, फिर आईवीसी, ठीक है। तो स्टोन एज में, स्टोन एज के टाइम पर बेसिकली जो लोग थे, जो अर्ली ह्यूमन थे, उनका सर्वाइवल पैटर्न या उनकी जो लाइफस्टाइल थी, उसकी मेन एक्टिविटी थी हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। और ये इस वजह से था क्योंकि वो हिली एरिया में या हिल्स वाले रीजन में रहते थे, माउंटेन्स वाले रीजन में रहते थे, पहाड़ी एरियो में रहते थे। धीरे धीरे उन लोगों ने पहाड़ियों से थोड़ा सा मैदान की तरफ आना उन्होंने शुरू कर दिया, और वो रिवर के आसपास रहना शुरू करने लगे। रिवर्स मतलब ऐसी जगह जहाँ पे उनको नेचुरल हैबिटेट मिल जाए, नेचुरल शेल्टर मिल जाए। थोड़ा पहाड़ी वाला एरिया, मतलब गुफाओं वाला एरिया भी होना चाहिए, और आसपास नदियाँ भी हो, ताकि उनको सर्वाइवल के लिए, वहाँ पे देखो नदियाँ होंगी, पानी होगा, तो वहाँ पे जीव जानवर भी आएंगे, है ना, और फिर शिकार करने के लिए उनके पास ऑप्शंस ज़्यादा हो जाएंगे, तो आसान रहेगा उनके लिए जीना रहना। तो ऐसे एरियाज में वो रहते थे, क्लियर। इसीलिए जो नर्मदा रिवर, नर्मदा घाटी वाला जो एरिया है, यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट हुआ।
है ना। ये पंजाब वाला जो एरिया यहाँ पर हुआ, जम्मू कश्मीर वाला एरिया है यहाँ पर हुआ, स्टोन एज की हम बात कर रहे हैं। कुछ जो डेवलपमेंट हुआ इधर ईस्टर्न यूपी में हुआ, थोड़ा इधर बिहार वाली साइड में भी हुआ, लेकिन मेनली जो सेटलमेंट था वो कैसे एरियाज में था, या तो रिवर आसपास होने चाहिए या पहाड़ी एरिया आसपास होना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे चैल्कोलिथिक पीरियड आया, चैल्कोलिथिक पीरियड की अगर हम साइट्स देखें, ये तो हो गया स्टोन एज। स्टोन एज में ही लास्ट फेज तक आते आते, नियोलिथिक फेज तक आते आते तक तो उन्होंने एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें नेचर को कंट्रोल करना, जो एक पॉइंट हमने लिखा है उसको जस्टिफाई करता है। देखो एग्रीकल्चर अब ऐसा नहीं, देखो ऐसे तो फॉरेस्ट एरिया में बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं अपने आप ही, लेकिन खुद से मतलब क्रॉप ग्रो करना, इसके लिए आपको, या जो भी ऐसा कर रहा है उसको नॉलेज होनी ज़रूरी है। पूरा वेदर के अकॉर्डिंग उसको नॉलेज होनी ज़रूरी है, किस मौसम में कौन सी फसल हो जाएगी, कितना टाइम लगेगा, राइट। तो ये तभी आ सकता है जब नेचर को ऑब्जर्व कर लिया जाए, जो पैटर्न चेंज हो रहा है, जो वेदर का, जो मौसम का जो चेंज हो रहा है ना, उसको ऑब्जर्व कर लिया जाए, समझ लिया जाए, तब उसे समझ में आएगा हाँ इस टाइम पर ये वाली फसल उगा ली जाए। तो ह्यूमन के अंदर स्टोन एज तक ही ये अंडरस्टैंडिंग तो आ गई थी कि हमें कैसे फसल उगानी है, ठीक है। खुद से एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, इसी से कहते हैं, यहाँ से शुरुआत हुई नेचर को अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करने की। क्योंकि इससे पहले तो क्या कर रहा था, फूड गैदरिंग में था ना, जो नेचर ने दे दिया खुद से प्रोवाइड कर दिया, बस उसको इकट्ठा कर लिया और कंज्यूम कर लिया। एनिमल्स थे, हंटिंग किया, उनका शिकार किया और यूज खा लिया, कंज्यूम कर लिया। लेकिन एग्रीकल्चर में क्या किया जा रहा है, खुद से वहां पर फसल लगाई जा रही है, उगाई जा रही है। तो यहाँ पे नॉलेज काम आएगी, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पावर काम आएगी, ठीक है। एक जगह स्टेबल होकर रहना यहाँ पे ज़रूरी हो जाएगा। और इसीलिए नियोलिथिक पीरियड से ही भारत में बहुत, मतलब जो ह्यूमन लाइफ है उसमें चेंज आना शुरू हो गया। उसके बाद चैल्कोलिथिक पीरियड आया। चैल्कोलिथिक पीरियड में ह्यूमन सेटलमेंट अगर आप देखोगे तो राजस्थान में मिलेंगी, ये वाला एरिया गणेश्वर, जोधपुरा वाला, अहाट, बनास वाला, गुजरात वाला, सेंट्रल ये इंडिया है, यहाँ पर कायथा हो गया, नागदा, एरन, नवदा टोली, ये वाले रीजन हो गए। महाराष्ट्र में ये वाला रीजन हो गया। मतलब ये जो वेस्ट वाली साइड है ना, ये पूरा चैल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है, ये चैल्कोलिथिक पीरियड है वेस्ट वाले में एरिया। इसीलिए चैल्कोलिथिक पीरियड के जो लोग थे वो बाजरा उगाते थे, रागी उगाते थे, ठीक है, मोटे अनाज का यहाँ पर ज़्यादा चलन था, क्योंकि एरिया वही है, जैसे ज्योग्राफिकल फीचर होगा वैसी वेजिटेशन होगी। उसके बाद और ज़्यादा कल्चर आगे बढ़ा, लोगों की नॉलेज और ज़्यादा बढ़ी, ठीक है, कल्चर और इवॉल्व हुआ। और कुछ बस्तियाँ कहाँ पर बनी, ये जो रिवर वाला एरिया है, ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों वाला एरिया और सरस्वती के आसपास वाला जो एरिया है, यहाँ पर टाउन्स बने, यहाँ पर सिटीज बनी, ट्रेड बेस्ड सिटीज बनी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आईवीसी, ठीक। अब आईवीसी के बाद हम कहते हैं वैदिक, और वैदिक के बाद लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में हमने कहा कि आयरन का यूज हुआ, यूज ऑफ आयरन। अब देखो आईवीसी तक जो सेटलमेंट था ना, ह्यूमन सेटलमेंट था, वो यहाँ तक सीमित था। मतलब ईस्टर्न उत्तर प्रदेश मान लीजिए, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पर दायमाबाद। अब इसके बाद से ह्यूमन ने जैसे जैसे आयरन का इस्तेमाल किया, वैसे वैसे ये वाला जो रीजन था, गंगेटिक प्लेन वाला जो रीजन था, इसको यहाँ पर जो फॉरेस्ट हुआ करते थे उनको कट करके, क्लियर करके इधर बसना शुरू कर दिया। ये वाला जो रीजन था यहाँ बसावट शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश, बिहार, ये बंगाल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ तक बसावट उन्होंने शुरू कर दी। और जैसे जैसे एरिया में आके ये यहाँ पे सेटल होते हुए चले गए, वैसे वैसे उस एरिया के नेचुरल रिसोर्सेज पर भी उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और ये वो फेज है जब हम कहते हैं कि भारत में 16 महाजनपद इमर्ज हुए। महाजनपद, 16 महाजनपदास, महाजनपद। तो यहाँ पर महा मतलब ग्रेट या मोर पावरफुल, जन मतलब पीपल,
और पद मतलब प्रॉपर्टी या भूमि, लैंड एरिया कितना ज्यादा है, ठीक है। तो वो क्षेत्र, यहाँ पर उनकी बात हो रही है, ऐसे सिस्टम की बात हो रही है जहां पर प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी में मतलब कोई एक लैंड एरिया और उसमें रहने वाले लोग दोनों पर अपना अधिकार जताया जाए। ये कहाँ हो सकता है? ये राज्य में हो सकता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये राज्यों की उत्पत्ति का टाइम था भारत में। यहां से भारत में राजनीति की शुरुआत हुई, पॉलिटिकल सिस्टम इमर्ज हुआ। और इसी पॉलिटिकल सिस्टम का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ये है, ये वाला जो रीजन था, यहां पर मगध महाजनपद सबसे ज्यादा पावरफुल, इन 16 महाजनपदों में से सबसे ज्यादा पावरफुल था मगध महाजनपद, जिसमें मौर्यन डायनेस्टी ने साम्राज्य की शुरुआत की, साम्राज्य को स्थापित किया, तो एम्पायर बिल्ड किया, ठीक है। और जब ये एम्पायर बिल्ड हुआ तो इस एम्पायर ने क्या किया? इसने साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, पूरा नॉर्थ वेस्ट, कहाँ तक? पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो हिस्सा है पूरा का पूरा, ये किसके क्षेत्र में आ गया था? किसके अधीन हो गया था? ये एम्पायर, मौर्यन एम्पायर के अधीन हो गया था। यहाँ पर जैसे मैंने बोला एम्पायर, साम्राज्य मतलब एक ऐसी शक्ति जिसके अधीन बहुत सारे राज्य आ चुके हों। राज्य हो या शक्ति हो, ये कैसे प्राप्त होती है? कोई ना कोई इकोनॉमिक सोर्स होगा, इकोनॉमी का कोई ना कोई साधन होगा ना। इकोनॉमी कहाँ से जनरेट होती है? नेचुरल रिसोर्सेज के कंट्रोल से। तो देखिए ह्यूमन ने स्टोन एज में कैसे उसी नेचुरल रिसोर्स का यूज करके उसने एग्रीकल्चर शुरू किया, फिर एग्रीकल्चर से और आगे बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया अलग अलग एरियाज में। जैसे हड़प्पन को हम कहते हैं ना, ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी थी, तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिली हैं पंजाब वाले क्षेत्र में, ये पंजाब वाले एरियाज में। वहां पे किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती थी? पत्थर से औजार और हथियार बनाए जाते थे। जो कोस्टल रीजन है वहां पर समुद्री जो चीजें होती हैं, जैसे कांच शैल हुआ करते, शंख वगैरह, इनसे ज्वेलरीज बनाना, डेकोरेटिव आइटम्स बनाना। फिर जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है वहां से अनाज हो गया। तो ऐसे अलग अलग जगहों पर जो जो नेचुरल रिसोर्स है उसका इस्तेमाल करके गुड्स प्रिपेयर करना और फिर उनको ट्रेड करना, ये आईवीसी तक आया। और यही जब आगे बढ़ा लेटर वैदिक पीरियड में, तो इसी नेचर को कंट्रोल करने वाली कैपेसिटी ने ह्यूमन को इतना पावरफुल बना दिया कि उसने लगभग सारे क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया और साम्राज्य की शुरुआत कर दी, साम्राज्य की स्थापना कर दी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज का कि किस तरीके से ज्योग्राफी हिस्ट्री को क्रिएट करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भारत में अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग इतिहास है, ठीक है, और उसके पीछे जो कारण है वो है वहाँ की ज्योग्राफी। जैसी ज्योग्राफी होगी वैसा वहाँ का इतिहास होगा, जितनी समृद्ध होगी उतना समृद्ध, उतना ताकतवर इतिहास रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये एक फ्लो मैंने बताया है। ऐसा नहीं है कि मौर्यन एम्पायर एक ही एम्पायर बना था। इसके बाद आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे, जैसे ऐसा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में एक फ्लो आपको देखने को मिलेगा कि मौर्यंस तक, ये वाला जो एरिया है मौर्यंस तक, और मौर्यंस के बाद गुप्ता पीरियड तक जो गुप्त एम्पायर बना था, तब तक ये एरिया जो है वो पावर सेंटर बना रहा, ठीक है। उसके बाद गुप्ताज के बाद ये वाला एरिया, कन्नौज वाला जो एरिया है उत्तर प्रदेश ईस्ट, जो वेस्टर्न यूपी है, ये पावर सेंटर बना, ठीक है। हर्षवर्धन का शासनकाल था और कन्नौज को उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, तो ये पावर सेंटर था। उसके बाद आप देखोगे कि पूरा जो ये प्लेट्यू रीजन है, पठारी भाग है, दक्कन का क्षेत्र जिसे कहते हैं, या फिर दक्षिण भारत है, यहाँ पर भी कुछ राज्यों की शुरुआत हुई। दक्षिण भारत में भी कुछ ऐसे राज्य हुए जिन्होंने अपनी शक्ति को पूरे ऐसे दक्कन वाले एरिया में जो पूरा फैलाया। और बाद में तो जैसे चोला एम्पायर के लिए कहा जाता है कि ये ऐसा एम्पायर था जिसने मतलब दक्षिण का एक कितना मतलब बड़ा एग्जाम्पल है कि दक्षिण का साम्राज्य है और उत्तर भारत में गंगा नदी तक आकर, हिमालय की तलहटी तक आकर उन्होंने राजाओं को पराजित किया और अपनी शक्ति को स्थापित किया, ठीक है। ज्यादातर देखा क्या जा रहा है कि नॉर्थ के जो रूलर्स हैं वो साउथ इंडिया की तरफ एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, एक्सपांशन कर रहे हैं,
बहुत रेयरली ऐसा हुआ है कि साउथ इंडिया से कोई नॉर्थ इंडिया की तरफ गया होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट रहा, डेवलपमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस रहे। तो ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, क्योंकि चैप्टर, हमारा चैप्टर का नाम ही है इम्पोर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो ये चैप्टर हमें, मतलब ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हमें बताता है कैसे कैसे ये सारे कल्चर इमर्ज हुए। अब जैसे जैसे चैप्टर आगे आएंगे वैसे स्टोन एज के टाइम पे आप स्टोन एज को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर चैल्कोलिथिक पीरियड को डिटेल में पढ़ोगे, फिर आप आईवीसी को पढ़ोगे, वैदिक को पढ़ोगे, फिर आप एम्पायर को पढ़ोगे, मौर्यन एम्पायर, फिर गुप्त एम्पायर पढ़ोगे। तो अलग अलग टाइम पीरियड को आप डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि ये हमें दिखाई दे रहा है कि नए नए कल्चर इमर्ज होना, नेचर को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हो रही हैं? एंशिएंट टाइम से ही शुरू हो रही हैं। तो बिना उसको पढ़े हम आज को नहीं समझ सकते, ठीक है। आज नहीं समझेंगे तो फिर आगे हम चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि चेंज का एक पैटर्न समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी चेंज हुए हैं ना, वो कभी कभी तो अपने आप हो जाते हैं, वो कहते हैं ना स्वतः ही बदलाव हो जाता है, और कभी कभी क्या किया जाता है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग बदलाव किए जाते हैं, ठीक है। तो जब हम इतिहास को जानेंगे तभी हम आगे उसमें अपने सोसाइटी में कुछ चेंजेस, जो ज़रूरी चेंजेस हैं, वो ला पाएंगे। तो एक ये क्लियर हुआ, ठीक। अब आप ये समझिए कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो जो दूसरा चैप्टर है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, ये कैसे पॉसिबल है। अब जो इवेंट्स हो चुके हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम पास्ट में जा सकते हैं, हमारे पास कोई टाइम मशीन है, हम जाएं और फिर जाके हम देखें कि हाँ क्या चल रहा था, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम अपने हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं या रिक्रिएट करने की बात करते हैं, रिक्रिएट मतलब एक बार जो घटना हो चुकी है, अब उस घटना को दोबारा से मतलब लिखना उसके बारे में, उसको कहते हैं रिक्रिएशन ऑफ हिस्ट्री। अब दोबारा से ऐसे ही नहीं लिखा जाता, जो हिस्टोरियंस होते हैं वो प्रॉपर रिसर्च करते हैं, और फिर रिसर्च भी किस पर बेस्ड होगी, जो एकदम ऑथेंटिक जो रिसोर्सेज होंगे उन पर बेस्ड होगी वो रिसर्च। तो कुछ रिसोर्सेज का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, और इन रिसोर्सेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गया लिटरेचर, या इसको लिटरेरी भी लिख सकते हो, लिटरेरी, और दूसरा हो गया आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज मतलब रिटर्न सोर्स, हमारे पास किसी भी टाइम पीरियड का रिटर्न सोर्स हो, कोई बुक हो, कोई इंस्क्रिप्शन हो, कोई प्रशस्ति वगैरह लिखी हुई हो, प्रशस्ति मतलब किसी की प्रेज में कुछ बातें लिखी हुई। तो हालांकि हर तरह के जो रिटर्न जो सोर्स होता है वो सबके सब एक समान वैल्यू के नहीं होते हैं, सबके सबको मतलब जो ऑथेंटिकेशन है वो इक्वली नहीं माना जाता है। अब बताइए, अगर प्रशस्ति पत्र है, ठीक है, प्रशस्ति पत्र मतलब किसी राजा की प्रशंसा में उसके राजकवि ने लिखा है, तो राजकवि अगर लिखेंगे तो प्रशंसा करेंगे तो वो तो अपने राजा की प्रशंसा बढ़ा चढ़ा कर ही लिखेंगे ना। तो वो जो बात कहेंगे 100% आप उसको ऑथेंटिक नहीं मान सकते, लेकिन हाँ उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। तो हिस्ट्री को रिक्रिएट करने के लिए क्या किया जाता है, लिटरेरी सोर्स भी देखे जाते हैं और साथ में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी देखे जाते हैं, जिसमें मान लीजिए पिलर इंस्क्रिप्शन है तो पिलर्स हो गए, उसके बाद रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स हो गए ना, कॉइन्स हो गए। हालांकि न्यूमिस्मेटिक को आप अलग भी रख सकते हो, उसमें भी पढ़ सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, उनका इस्तेमाल करके और फिर जो घटनाएं हैं ना उनका एक क्रम बनाया जाता है। अब ये कैसे, देखिए मान लीजिए कुछ लोग होते हैं उनको डेली डायरी लिखने की हैबिट होती है, ठीक है। अब क्योंकि वो रोज रोज लिख रहे हैं, आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या किया, कल मुझे क्या काम करना है, पहले से लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट डे उसमें लिखेंगे कि मैंने ये काम इतना कंप्लीट कर दिया, इतना रिमेनिंग है, मुझे ये काम करना है। दैट मीन्स वो डेली बेसिस पे अपनी चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हैं। अब इतिहास में पहले ऐसा ज़रूरी तो नहीं ना, आज भी हर कोई अपनी डायरी डेली बेसिस पे मेंटेन नहीं करता है, ठीक है। मान लीजिए आपने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा, आज से 100 साल बाद जब आपके बारे में जाना जाएगा,
ठीक है, तो मान लीजिए किसी स्कूल की सर्टिफिकेट मिल जाएगी, किसी यूनिवर्सिटी से आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसमें आपकी एज भी मेंशन होगी, तो ये पता लगाया जाएगा कि अच्छा ये इस एज में, ये इस ईयर में इनका बर्थ हुआ था, इस प्लेस से बिलोंग करते थे, ये इनके फादर थे, मदर थी, ये इनका स्कोर रहा है, एकेडमिक स्कोर ये रहा है। कभी कोई आपने स्कूल कॉलेज में कुछ किसी अच्छे कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट किया या बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो वो कहीं पे लिखा गया, उसका कोई रिकॉर्ड बन गया, फिर वो रिकॉर्ड किसी को मिल जाए तो वो क्या करेंगे, आपकी लाइफ को लिखेंगे। वो लिखेंगे कि इस टाइम में पैदा हुए, ऐसे ऐसे स्कूल एक्टिविटीज ऐसी रही, उसके बाद कॉलेज ये रहा, सोशल कंट्रीब्यूशन ये रहा, कल्चरल कंट्रीब्यूशन ये रहा। मतलब क्या किया जाएगा, अलग अलग रिकॉर्ड्स को इकट्ठा किया जाएगा और एक सीक्वेंस में आपकी लाइफ के बारे में कुछ लिखा जाएगा, राइट। ऐसे ही हिस्ट्री में होता है, हिस्ट्री को रिक्रिएट किया जाता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कौन कौन से, लिटरेचर और आर्कियोलॉजी, ठीक है। अब ऐसा माना जाता है कि अगर सिर्फ लिटरेरी एविडेंसेस होंगे और उस टाइम पीरियड के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं होंगे तो ठीक है, लिखा हुआ मिला है, ऑथेंटिक होगा, लेकिन उसका जो मतलब ये कहते हैं ना कि पूरी की पूरी क्लैरिटी, कंप्लीट ऑथेंटिकेशन तब हो जाएगा अगर जो लिखा हुआ है उससे रिलेटेड वैसी चीजें आपको मिल जाएं मतलब आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स वैसे मिल जाएं, तो आप कहोगे कि हाँ जो लिखा हुआ है वैसा है भी, वैसा हुआ भी था। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जिस भी टाइम पीरियड की हिस्ट्री में मतलब दोनों रिसोर्सेज मिल जाएं तो वहां ऑथेंटिकेशन ज्यादा हो जाता है। अगर सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, लिटरेरी है ही नहीं, लिटरेरी का कोई एविडेंस है ही नहीं, जैसे भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी स्क्रिप्ट हैं, यहीं से हम भाषा और जो लिपि है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, लिटरेरी एविडेंस से। तो आज के टाइम पे तो हम क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट भी है और बहुत सारी लैंग्वेजेस भी हैं, अलग अलग एरियाज में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, क्लियर। लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो लैंग्वेज है, इसका ओरिजिन भी, इसका डेवलपमेंट भी एंशिएंट टाइम से ही हुआ, इसकी रूट्स वहीं से हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो अर्लीस्ट स्क्रिप्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, वो कौन सी मानी जाती है, जो अर्लीस्ट है वो हड़प्पन मानी जाती है, लेकिन अभी उसे डिसाइफर ही नहीं किया गया, अभी उसे पढ़ा ही नहीं गया, तो अभी वो उसके बारे में हम कुछ भी क्लैरिटी से नहीं कह सकते, ठीक है। उसके बाद जो स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा यूज हुई वो मौर्यन पीरियड में यूज हुई, मौर्यन पीरियड। और यहां पर दो स्क्रिप्ट थी, बहुत ध्यान से समझना, दो स्क्रिप्ट थी, कौन कौन सी, एक थी खरोष्ठी, ठीक है, और दूसरी थी ब्राह्मी। जो खरोष्ठी स्क्रिप्ट थी ना वो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में ज्यादा थी, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ना, ये वाला जो रीजन है, ये पाकिस्तान वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन नॉर्थ वेस्टर्न, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पर खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था। बाकी जो पूरा भारत है वहां पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। उसके बाद 6th सेंचुरी में आते आते जो ब्राह्मी लिपि है वो चेंज हुई और ये बन गया सिद्धा मातृका, ठीक है। और यहीं सिद्धा मातृका, यहीं से आगे बढ़कर ये बन गई देवनागरी, देवनागरी लिपि यहां से बन गई। उसी तरीके से अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो मौर्यन पीरियड में ही जो लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज हुई वो प्राकृत यूज हुई, और मौर्यन से पहले वैदिक पीरियड में संस्कृत का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो आज हमारी जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे दक्षिण भारत हो, दक्षिण हो मतलब कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिया, है ना, या फिर मलयालम, ये जितनी भी भाषाएं हैं, या उत्तर भारत की जो भी भाषाएं हैं, कहीं ना कहीं इनका जो ओरिजिन है वो प्राचीन काल में ही है, वहीं से धीरे धीरे बाय द टाइम से डेवलप होती हुई चली गई, क्लियर। इंडो आर्यंस और द्रविडियन भाषा समूह में ये सारी भाषाएं, भारतीय भाषाएं आती हैं, क्लियर। तो इस तरीके से लिपि और भाषा का जो है उदय हुआ, या ये कहें कि लिटरेचर हमारा धीरे धीरे आया। तो लिटरेचर तो तभी पॉसिबल है जब स्क्रिप्ट होगी और लैंग्वेज होगी, है ना। अब लिटरेचर भी
डिपेंडेंट है स्क्रिप्ट और लैंग्वेज पर, लेकिन लिटरेचर के टाइप्स भी बहुत अलग अलग होते हैं। ठीक है, कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे इस राजा ने जो है या मौर्यंस ने इधर गुजरात वाले एरिया में सुदर्शन लेक है उसको बनवाया, फिर बाद में उसको रिपेयर वर्क भी उसका कई बार किया गया, तो वो लिखा गया वहां पर। उसी तरीके से जो धौली का जो इंस्क्रिप्शन है उड़ीसा वाले रीजन में, कलिंग को जब जीता था तो वहां पे रॉक को कट करके क्या किया गया था, रॉक को कट करके, मान लीजिए ये रॉक थी, अब देखो ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बनेगा, आर्कियोलॉजिकल भी और लिटरेरी भी। ठीक है, तो इसको कट करके उन्होंने क्या किया, यहां पे इंस्क्रिप्शन लिखवा दिया। ये रॉक थी, पहले चट्टान थी पूरी, और उसी चट्टान को काट कर उन्होंने क्या किया, एक एलिफेंट की शेप दे दी और उसके ऊपर ये इंस्क्रिप्शन लिखवा दिया यहाँ पर अशोका ने। और इंस्क्रिप्शन क्या लिखवाया, इंस्क्रिप्शन ये लिखवाया, इंस्क्रिप्शन क्या था कि अपने ऑफिसर्स, जो उनके जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे टू रूल जेंटली एंड विद काइंडनेस। मतलब बहुत जेंटलनेस और काइंडनेस के साथ आपको कलिंग में रूल करना है। ये मत सोचिएगा कि युद्ध के द्वारा जीत लिया गया है तो आप मनमाने तरीके से फोर्सफुल वहां पर रूल अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं। तो उन्होंने बड़ा जेंटलनेस के साथ, बड़ा काइंडनेस के साथ रूल चलाने के लिए निर्देश दिए थे। और धौली नामक जो जगह है वहां पर इंस्क्रिप्शन बनवाया था, एलिफेंट बनवाया था। ये आर्कियोलॉजिकल भी हो जाएगा, और जो इसके ऊपर मैसेज लिखा गया है वो आपका लिटरेरी भी हो जाएगा। तो लिटरेचर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए जो मैंने प्रशस्ति की बात की थी, है ना, तो प्रशस्ति में क्या होगा, प्रशस्ति लिखते हैं राजकवि, जो दरबारी कवि होंगे, कोर्ट पोएट्स होंगे, वो क्या करेंगे, अब राजा उनको उपहार देंगे, जितनी राजा की प्रशंसा की जाएगी, रूलर की प्रशंसा की जाएगी, तो कई बार वो क्या करते हैं, जिसे अतिशयोक्ति कहते हैं ना, तो चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वो अपने राजा की प्रशंसा कर देते थे, राजा खुश और उतना ही बड़ा उनको उपहार दे दिया जाता था, गिफ्ट दे दिया जाता था। ठीक है, यही चलन आगे बढ़ता था। तो उस चीज़ को क्या पूरे तरीके से आप सच मानोगे, नहीं माना जाता। तो डिपेंड करता है कि लिटरेरी सोर्स भी कैसा है, उस लिटरेरी सोर्स को फिर क्रॉस चेक किया जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स के थ्रू, और फिर हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जो हिस्टोरियंस हैं वो अपने जो है आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस वहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते हिस्ट्री क्रिएशन में, रिकंस्ट्रक्शन में। जो रिसर्च के थ्रू जो निकला, निष्कर्ष निकला, जो कंक्लूजन निकला, वही उनको बस मेंशन करना है बस। ठीक है, तो जो भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है वो किस पर बेस्ड है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेस। हालांकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाद में फिर कॉइन्स से भी मिलती है, क्योंकि बाद में जैसे जैसे कॉइन्स बनने लग गए थे तो कॉइन्स पे टाइम भी लिखा जाता था, रूलर का नाम भी लिखा जाता था, और बहुत सारे ऐसे रिलीजियस सिंबल भी उसके ऊपर बनाए जाते थे। तो समझ में आता था कि जो रूलर है उनका रिलीजियस बिलीफ क्या है। ठीक है, और जिस मेटल में वो कॉइन बनाते थे उससे ये भी क्लियर होता था कि अगर मान लीजिए गोल्ड कॉइन किसी टाइम पर बहुत ज़्यादा बने हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाता है कुषाणों के टाइम पर, कनिष्क या कुषाणों के टाइम पर गोल्ड कॉइन्स बहुत ज़्यादा इशू हुए, क्या रीज़न है उसका, कभी सोच के देखिए। भारत के अंदर तो गोल्ड रिजर्व इतना है ही नहीं, फिर इंडिया में इतना गोल्ड कहाँ से आया? इंडिया में इतना गोल्ड आने की जो वजह है वो ये है कि भारत से यहाँ ऊपर ये सेंट्रल एशिया पड़ता है ना। और हमने डिस्कस किया कि भारत में क्या हुआ था, अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों ने भारत के अंदर एंट्री की। तो सेंट्रल एशिया वाला जो एरिया था, यहाँ से कुषाणा जब भारत में आए, तो अब जो अपने क्षेत्र से भारत में आएगा, यहाँ आकर अपना राज्य स्थापित करेगा, वो यहाँ की चीज़ों को तो अडॉप्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी अपना भूल जाएगा, है ना। तो कुषाणों ने क्या किया था, उन्होंने भारत का सेंट्रल एशिया के साथ, मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संपर्क बहुत मजबूत बना दिया। पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात है। और जो सेंट्रल एशिया है, यहाँ पर जो माउंटेन रेंजेस हैं, उन माउंटेन रेंजेस में गोल्ड रिजर्व है, सोने के भंडार हैं, स्वर्ण भंडार। ठीक है, तो भारत से जो व्यापारिक वस्तुएं जाती थी उसके बदले में सेंट्रल एशिया से गोल्ड आता था। मतलब एक्सचेंज तो होगा ना, तो गुड्स का एक्सचेंज होगा। उस समय इंडियन गुड्स का गोल्ड के साथ एक्सचेंज हुआ करता था। तो यहाँ से सेंट्रल एशिया से भारत के अंदर बहुत ज़्यादा गोल्ड आया।
तो कहने का मतलब ये कि जो कॉइन्स है उसमें कौन सी मेटल इस्तेमाल की गई है, कितने प्रीशियस मेटल है वो, ये शो करता है कि उस समय उस किंगडम की या उस एम्पायर की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। अगर बहुत प्रॉस्पेरस होगा तो अच्छी धातु के कॉइन्स निकाले होंगे, अगर थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी कम होगी तो किसी और मेटल के कॉइन्स निकाले होंगे। कई बार तो क्या करते, गोल्ड में दूसरी मेटल बहुत ज़्यादा मिक्स कर देते थे, ठीक है, जैसे हम डिवैल्यूएशन करते हैं करेंसी का, उसी तरीके से क्या होता था, कॉइन्स में भी मिलावट कर देते थे, दूसरी धातु मिला देते थे। तो डिपेंड, ये बताता है कि किस टाइम पीरियड का ये कॉइन है, उस टाइम पीरियड में अगर मिलावट करके अगर कोई कॉइन बनाया गया है, इसका मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पहले के कंपैरिजन में कम रही होगी। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमें थोड़ा एनालाइज करके चलना होता है चीज़ों को। तो आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज हमें हेल्प करते हैं हमारे पास्ट को जानने के लिए। और पास्ट को जानना ज़रूरी क्यों है? ताकि हम समझ सकें कि चेंज कैसे कैसे आते हैं, जब चेंज आते हैं तो लोगों की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है, आगे भी जब हमें फ्यूचर में चेंजेस की ज़रूरत है तो उसे हम कैसे इंट्रोड्यूस करें। क्लियर? अब थर्ड जो पॉइंट हमारा बच गया है वो है जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर रोल इन हिस्ट्री डेवलपमेंट। तो आप क्या समझते हैं कि ज्योग्राफी का इतिहास की रचना करने में क्या क्या रोल है, क्या भूमिका है उसकी? कि ज्योग्राफी का कोई रोल है? डेफिनेटली रोल है। जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे मगध था और मौर्यन एम्पायर बिल्ड हुआ, मौर्यन एम्पायर यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ। 16 महाजनपद में से मगध ही क्यों इतना पावरफुल बना, और मगध में ही अर्लीस्ट एम्पायर क्यों बिल्ड हुआ? इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि बिहार बंगाल वाला जो क्षेत्र था उस समय, यहाँ पर बहुत जंगल हुआ करता था और ये एरिया आयरन का रिजर्व एरिया भी था। आयरन रिजर्व मतलब लोहे के भंडार थे इधर। तो लोहा अगर उनके पास ज्यादा होगा तो उनकी सेना के लिए अच्छे हथियार बनेंगे। दूसरा, फॉरेस्ट एरिया को क्लीन कर पाएंगे, अच्छे अच्छे उससे इक्विपमेंट्स बनाएंगे, बोट वगैरह बनाई उन्होंने। रिवर एरिया था इधर, तो रिवर्स का इस्तेमाल किया उन्होंने वाटरवेज के लिए, जैसे नदी जल मार्ग हम कहते हैं, है ना। लकड़ियों को काट के बोट बनाई, नाव बनाई, और फिर उन नाव की सहायता से वो क्या करते थे, नदी जल मार्गों का प्रयोग करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कम समय में पहुंच जाया करते थे। ट्रेड तेजी से होने लगा, एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरस इस रीजन का, ट्रेड प्रॉस्पेरस हो गया तो इकोनॉमी और भी अच्छी हो जाएगी। मिलिट्री के पास अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, अच्छे हथियार हैं, तो मिलिट्री स्ट्रांग हो जाएगी। और भी उससे अच्छी बात कि इस एरिया में एलिफेंट्स हुआ करते थे जिनका उपयोग मगध की आर्मी के लिए किया गया था, ट्रेन करके उनको मगध की आर्मी में शामिल किया गया था। तो सोचिए उनकी आर्मी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। इसीलिए मगध 16 महाजनपदों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल था मगध, और इसी को वो अपॉर्चुनिटी मिली, ज्योग्राफिकल फीचर्स ने मगध को वो अपॉर्चुनिटी दी कि वो एम्पायर इस्टेब्लिश करे। और वो कहते हैं ना कि देखो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और बहुत उपयोगी हैं, लेकिन अगर उसको इस्तेमाल करने वाला अगर नहीं है तो फिर उनका कोई मतलब नहीं है। तो मगध में एक चीज़ बहुत अच्छी थी, वो ये कि मगध में बैक टू बैक एक के बाद एक जो शासक आते गए वो भी बहुत शक्तिशाली आते चले गए, बहुत पावरफुल आते चले गए। इसीलिए मगध में एम्पायर बिल्डिंग करना बहुत आसान रहा। तो नेचुरल रिसोर्सेज ने हिस्ट्री क्रिएट करने में हेल्प की ना, रोल प्ले किया ना। इसी तरीके से भारत में देखिए आप, नॉर्थ के कंपैरिजन में साउथ इंडिया में कल्चरल जो ये कहें कि वैल्यूज़ हैं वो आज भी प्रिजर्व हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं देखने को मिलता। नॉर्थ इंडिया में बार बार ये चेंजेस देखने को मिले, ऐसे क्यों? क्योंकि भारत का ये जो हिस्सा है ये पूरा वाटर से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, है ना। लेकिन ये वाला जो एरिया है, ये वाला, यहाँ पे क्या है, ये लैंड एरिया है, लैंड मास है इधर। इसीलिए भारत में नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से, ये इधर नॉर्थ वेस्ट वाली साइड से बाहर से जो वॉरियर क्लास थी, जो या फिर दूसरे क्षेत्र के जो रूलर्स थे, वो बार बार यहाँ से अटैक करते रहे। इसीलिए नॉर्थ इंडिया में इन्वेजन्स बहुत ज़्यादा हुए बार बार, और बहुत फ्रिक्वेंट अटैक्स की वजह से यहाँ पर कल्चर बहुत तेज़ी से यहाँ पर चेंज होता था। इसी वजह से यही जो रीज़न है, इसका एक रिजल्ट ये भी निकला कि भारत के अंदर कास्ट बनी,
डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज फॉर्म हुई। कास्ट भी क्यों बनी? जब बाहर से लोग आएंगे और इसी कल्चर का, इसी सोसाइटी का हिस्सा हो जाएंगे, तो फिर क्या करने लगे लोग? अपने अपने कम्युनिटी को अलग, अपनी आइडेंटिटी अलग रखने के लिए क्या करने लगे? उन्होंने कास्ट में डिवीजन करना शुरू कर दिया। तो जो इंडियन सोसाइटी है वो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट में डिवाइड हो गई, अलग अलग सोशल ग्रुप्स बन गए भारत के अंदर। ठीक है, अब ये हुआ नॉर्थ वेस्ट का। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो ये वाला जो जोन है नॉर्थ वाला, यहाँ पर हिमालयस हैं, हिमालयन माउंटेन्स हैं, हिमालयन रेंजेस। इन्होंने भारत को ज्योग्राफिकली, जैसे आप कहते हैं ना कि यहाँ से जो जो कोल्ड करंट्स हैं उनसे भारत को बचाता है, ठीक है, उसी तरीके से हिस्ट्री क्रिएशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। वो ये कि बहुत अच्छा हुआ कि भारत के इस वाले एरिया में माउंटेन रेंज है, हिमालयाज हैं, जिनको क्रॉस करके यहाँ से कोई भारत के अंदर एंट्री नहीं कर पाया। अदरवाइज चाइना है और चाइना के ऊपर मंगोलिया है, और मंगोलिया में जो मंगोल्स हुआ करते थे, दे वर कंसिडर्ड एज द मोस्ट बर्बरिक ट्राइब, वॉरियर ट्राइब। ठीक है, और वो मूवमेंट करते रहते थे। तो पूरा चाइना और ये मंगोल वाला जो एरिया है, मंगोलिया वाला एरिया, यहाँ पे ये उन्हीं ने डोमिनेशन में रखा अपने ही। तो हिमालयस की वजह से भारत को प्रोटेक्शन मिली, एक नेचुरल, एक प्रोटेक्टिव वॉल के रूप में हिमालयस ने काम किया। और इधर से जो मंगोल्स थे वो भारत के अंदर नहीं आ पाए, इसीलिए वो क्या करते थे, यहाँ से जाते थे ये सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया वालों को भेजते थे इधर, और फिर ये सेंट्रल एशिया वाले घूम के इधर भारत में आए। ठीक है, तो ज्योग्राफी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इंडिया में हिस्ट्री के कंस्ट्रक्शन में। सो ये आपके तीनों जो चैप्टर्स हैं उनकी समरी हो गई एक तरीके से। तो अब आप उन तीनों चैप्टर्स को पढ़ लीजिएगा, और आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। और अगर तीनों चैप्टर को पढ़ने में, समझने में अगर कहीं कुछ आपको कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट करना, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि नेक्स्ट क्लास में वो जो आपकी क्वेरीज हैं, एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, बिना बुक पढ़े कोई कमेंट मत करना ऐसे कि ये समझ नहीं है वो। मतलब अगर चैप्टर जो अभी मैंने समझाया इसमें नहीं समझ में आया तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन ये हेल्पफुल आपके लिए तब होगा जब आप एनसीईआरटी के चैप्टर रीड करोगे। ठीक है, तो जो ओवरव्यू दिया है इससे आपको हेल्प मिलेगी चैप्टर को समझने में, और कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसका आंसर कर दूंगी। सो टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।